हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। हम आज एनटीपीसी के पेपर के बारे में रिव्यू करेंगे, क्योंकि मेरा पेपर 12 जून को था और हमारा पेपर यही गाजीपुर, हमारा घर है तो गाजीपुर से ज़्यादा दूर नहीं, बनारस ही गया था। लगभग 60-70 किलोमीटर दूरी पे हमारा एग्ज़ाम सेंटर था। तो बताते हैं पेपर कैसा आ रहा है इसमें एनटीपीसी का। तो देखिए, जीके तो थोड़ा अच्छा लेवल का आ रहा है, कह सकते हैं। जीके में करंट अफेयर और कंप्यूटर के क्वेश्चनों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। साइंस ना के बराबर एक दो क्वेश्चन कोई शिफ्ट में साइंस का आ जा रहा है, और नहीं भी आ रहा है साइंस का क्वेश्चन किसी शिफ्ट में। तो कह सकते हैं कि पेपर जो है कर्म जीके का थोड़ा सा कठिन आ रहा है। जीके का थोड़ा सा कठिन आ रहा है। इसमें आप लोग कर सकते हैं कि जो करंट अफेयर 2025 और 2024 का है उसको देख कर जाएँ, और जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर उसको करके जाएँ। और हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी पे क्वेश्चन आ रहे हैं, नदियों पे क्वेश्चन आ रहे हैं, नदियों पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन आपको संविधान से दिखेगा, संविधान संशोधन से दिखेगा। संविधान संशोधन है और आर्टिकल आ रहा है। आर्टिकल में मेन आप लोग का जो ये मौलिक कर्तव्य और मूल मौलिक अधिकार है, इसके क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। ठीक है। और बात करें मैथ की, तो मैथ लगभग एवरेज आ रहा है, आसान आ रहा है। आप 27-28 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन 3-4-5 क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्या है कि एक अच्छा 10 का कुछ टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन आ रहा है। जैसे द्विघात समीकरण हो गया, माध्यम माध्यिका बहुलक में वो फाड़ी वाला आ रहा है, फाड़ी वाला नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो नॉर्मल माध्यिका बहुलक पूछता वो नहीं आ रहा है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। और रही रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग लगभग बहुत ही आसान आ रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड रीजनिंग आ नहीं रही है। यदि आप फिटिंग अरेंजमेंट हमको हार्ड लगता है थोड़ा सा, फिटिंग अरेंजमेंट हम कर ली तो हमको फिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन फिटिंग अरेंजमेंट हम पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, पूरा का पूरा लगभग सही होगा मेरा फिटिंग अरेंजमेंट। तो रीजनिंग मुझे सिंपल ही लगी, ज़्यादा हार्ड नहीं लगी। बस हार्ड लगा तो थोड़ा सा जीके लगा, और मैथ ठीक ही लेवल का था, अच्छा लेवल का था। क्योंकि मैथ मुझे ओवरऑल हार्ड नहीं लगा, क्योंकि मैं टीचिंग करता था, मैं पढ़ाता था पहले 9-10 सालों को, और तैयारी वालों को भी। तो इस वजह से मुझे मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं लगा, मैथ मुझे सिंपल ही लगा। और ओवरऑल कहे तो पेपर मेरे हिसाब से ठीक ही गया मेरा। देखते हैं रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। पेपर तो सबका ही अच्छा जाता है, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पेपर में क्या क्या पूछा जा रहा है। चलिए लैपटॉप पे बताते हैं आपको ना, लैपटॉप पर देखिएगा आप लोग। मैथ का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट है। क्या है? इजी टू मॉडरेट है मैथ का लेवल। यानी लगभग 16 से 18 जो सवाल है वो इजी सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी इजी लेवल के, जो कि विदिन 1 मिनट में भी आप कर सकते हो। यदि आप प्रैक्टिस किए हो मैथ का अच्छा खासा, तो 1 मिनट के अंदर भी, 1 मिनट के अंदर भी आप लगभग 16 से 18 सवाल को सोल्व कर सकते हैं। मॉडरेट का बात किया जाए, हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़े, तो वो 4 से 5 सवाल ऐसे होंगे जिसमें कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। और बाकी 6 से 7 सवाल जो टाइम टेकिंग, जिसमें और ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने पड़ सकते हैं। वैसे कितने सवाल हैं? 6 से 7 सवाल है। तो जिन्होंने भी मैथ पे जो है वो टाइम दिया है, कैलकुलेशन पे टाइम दिया है, वो मैथ में अच्छा स्कोर करके आएंगे। और एवरेज जो है वो मैथ में 25 प्लस जो है वो कैंडिडेट स्कोर करेंगे ही, जिनका भी रिजल्ट होगा। 25 प्लस स्कोर करेंगे जिनका रिजल्ट होने वाला है। क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन सही रहेगा, और मैथ और रीजनिंग ही एक ऐसा जो है वो सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक ना? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे किस टॉपिक से भाई सवाल पूछा जा रहा है मैथ में? तो मैथ में ट्रिग्नोमेट्री से सवाल पूछ रहा है, वही आपको फार्मूला आना चाहिए। यहाँ से आपको 1 से 2 सवाल पूछा जा रहा है प्रत्येक शिफ्ट में। हाइट एंड डिस्टेंस से, हाइट एंड डिस्टेंस का जो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि कैसे आपको बेस निकालना है, हाइपोटेनस कैसे निकालना है, जो 10-30 का मान, 10-60 का मान, ये सब आपको पता होना चाहिए। वहाँ से भी 1 सवाल जो है प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। टाइम एंड वर्क से 2 से 3 सवाल पूछा जा रहा है। आपको पाइप एंड सिस्टम से भी किसी की शिफ्ट में 1 सवाल देखने को मिला है। टाइम स्पेंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से भी आपको 2 से 3 सवाल, और वो भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव, प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप इसको देख लेना। बाकी SI SCI से भी 2 से 3 सवाल जो है वो कैलकुलेटिव थोड़ा पूछा जा रहा है। सिंप्लीफिकेशन से प्रत्येक शिफ्ट में 4 से 5 सवाल पूछे जा रहे हैं। LCM और HCF से जो है वो आपको 1 सवाल प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिला है। परसेंटेज से भी आपको 1 से 2 सवाल। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से भी आपको 2 से 3 सवाल प्रत्येक शिफ्ट में जो है पूछा जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, जिसमें कि आपको मीन, मोड, मीडियन, माध्य माध्यिका और बहुलक और मैक्सिमम रेंज, ये सब जो पूछा जाता है, जो कि इंपेरिकल फार्मूला बेस पूछ रहा है, वहाँ से भी 1 से 2 सवाल पूछा जा रहा है। एवरेज यानी औसत से भी आपको प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 सवाल आपको पूछा जा रहा है। नंबर सिस्टम में जो
सवाल है, डिविजिबिलिटी रूल हो या फिर कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सवाल हो, यानी लैंग्वेज बेस हो, वहाँ से भी आपको 1 से 2 सवाल पूछा जा रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक सवाल देखने को प्रत्येक शिफ्ट में मिल रहा है, और किसी किसी शिफ्ट में पार्टनरशिप से भी सवाल पूछा जा रहा है, एज बेस भी सवाल पूछा जा रहा है। तो ये सब आपको टॉपिक करके जाना है। बाकी अगर बात किया जाए तो अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, यहाँ से भी आपको अलजेब्रा से 2 से 3 सवाल, ज्योमेट्री से 1 से 2 सवाल, मेंसुरेशन से 2 से 3 सवाल जो है प्रत्येक शिफ्ट में फार्मूला बेस देखने को मिल रहा है। यानी बेसिक फार्मूला जो एडवांस मैथ में आपको अगर आता हो तो आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। बाकी अभी तक जो है वो आपको DI और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किसी शिफ्ट में सवाल नहीं पूछा है, तो आप इसको देख सकते हो सकता है आप इसको इग्नोर भी कर लो। अगर हम लोग अब रीजनिंग की ओर बढ़ते हैं तो रीजनिंग में भी जो लेवल है वही ईजी टू मॉडरेट रह रहा है। अप्रॉक्स 18 से 20 सवाल जो है वो विदिन 1 मिनट में आप सोल्व कर सकते हो। मॉडरेट में बात की जाए तो थोड़ा टाइम टेकिंग कर सकते हो, तो 4 से 5 सवाल में थोड़ा टाइम लगेगा, और हार्ड यानी थोड़ा और ज़्यादा टाइम आपका लग सकता है, वो 4 से 5 सवाल है। और ये 4 से 5 सवाल शुरुआती के 1 से 30 क्वेश्चन नंबर के बीच आपको देखने को मिलेगा, जो हो सकता है आपका थोड़ा टाइम जो है वो कंज्यूम कर दे। तो इसलिए यदि आप सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, शुरुआत के अगर सवाल को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप उसको सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो उसको सोल्व करने के चक्कर में आप 2 से 3 सवाल को जो है वो खा सकते हैं, उसका जो टाइम है वो चला जाएगा। तो इसलिए सब भी बातों को ध्यान रखना है। हाँ, किसी किसी शिफ्ट में जो है वो मैथ के कुछ डाटा भी गलत दिए गए हैं, ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, यानी उसमें टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। तो आप अटेम्प्ट करो या ना करो, बनाओ ना बनाओ, वैसे भी आपको जो है वो नंबर मिल नहीं वाला है। तो अगर आप मैथ रीजनिंग अच्छा है, मैथ खासकर आपको अगर अच्छा है, यदि आप एक बार में अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर से उसका री-अटेम्प्ट कर रहे हो, यानी दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हो, नहीं बन रहा है ना, तो परेशान नहीं होना है। हो सकता है कि वो सवाल ही गलत हो, क्योंकि कुछ कैंडिडेट द्वारा बताया गया है कि सर मेरे शिफ्ट में जो है वो एक सवाल सिंप्लीफिकेशन का, किसी के शिफ्ट में कोई और जो है वो चैप्टर से सवाल गलत पूछा गया था। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। बाकी अगर रीजनिंग का बात किया जाए तो रीजनिंग में आपको पजल से 2 से 3 सवाल, सिटिंग अरेंजमेंट से जो है वो आपको 4 से 5 सवाल और अच्छे खासे सवाल पूछे जा रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से प्रत्येक टाइप से सवाल पूछा जा रहा है। ब्लड रिलेशन से 2 सवाल प्रत्येक शिफ्ट में। एनालिटिकल रीजनिंग से 1 से 2 सवाल बाई ऑप्शन आपको करने हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से 7 से 8 सवाल पूछा जा रहा है। सीरीज से जो है आपको 2 से 3 सवाल। क्लॉक, कैलेंडर और काउंटिंग ऑफ फिगर से आपको अभी तक कोई भी सवाल नहीं पूछा है। किसी भी शिफ्ट में क्लॉक और कैलेंडर से या फिर काउंटिंग ऑफ फिगर से सवाल नहीं पूछा है। अगर बात किया जाए आगे तो सिलोगिज्म से भी आपको प्रत्येक शिफ्ट में 1 सवाल पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आर्गूमेंट और एजम्पशन से किसी शिफ्ट में 1 सवाल पूछा है। बाकी डायरेक्शन से भी आपको 2 से 3 सवाल प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। और वही ग्रुप डी यानी 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें जो एक टाइप नया आया था कोडिंग डिकोडिंग का, आपको लैंग्वेज बेस, वहाँ से प्रत्येक शिफ्ट में 1 सवाल पूछ रहा है, इसलिए उसको भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। बहुत ईजी वो जो है वो आपको टाइप है, उसका मैंने PDF भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा है, तो उसको आपको देख कर जाना है। बाकी आगे जिनका भी एग्जाम है उनके लिए एक बार फिर से मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि आप RPF SI में जो मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे गए थे एक बार ज़रूर लगा कर जाइएगा। लगभग 60 से 70% हूबहू डिट्टो वैसा ही लेवल का सवाल पूछा जा रहा है। तो यदि आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको वहाँ कुछ नया नहीं लगेगा, अगर RPF SI में पहले से कुछ नए टॉपिक, नई टाइप के जो सवाल पूछे गए थे उसको पहले से रिवीजन कर जाइएगा, तो वहाँ कुछ आपको नया नहीं लगने वाला है। तो आप टेक्स्ट बुक पे जाकर उसको जो है वो लगा सकते हो, या फिर मैंने टेलीग्राम पे जो है PDF भी प्रोवाइड करा है, वहाँ से भी जो है वो मैथ और रीजनिंग के सवालों को RPF SI के सोल्व कर सकते हो। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो हम लोग अब बात करेंगे GK GS और करेंट अफेयर्स के बारे में। तो देखिए, अभी तक ऐसा मुझे कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला है जो इस सेक्शन को वो ईजी कह दे, ठीक ना। यानी इस बार के पेपर में GK GS के सवालों ने लगभग सभी कैंडिडेट को रुलाया है, सबकी हालत पंचर करके रखा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जो अगर अच्छे से पढ़कर गया हो, प्रत्येक सब्जेक्ट को थोड़ा डीप में पढ़ा हो, वन लाइनर टाइप का नहीं, लाइनर टाइप का जो है वो अब ज़माना लद गया, अब ज़माना नहीं चलने वाला है। तो यदि आप डीप में अच्छे से पढ़कर गए होंगे तो आप अच्छे स्कोर करके ज़रूर आएंगे। कुछ सवाल जो है वो आपको बनने लायक ज़रूर पूछे जा रहे हैं, और इस बार जो है वो रिजल्ट के लिए डिसाइडिंग फैक्टर GK GS ही होगा। अगर GK GS में जो अच्छा स्कोर कर लेता है उसका रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो है वो लगभग सभी कैंडिडेट जो है वो उसको करके आ रहे हैं, भले कितना भी उसमें टाइम टेकिंग हो, कैलकुलेटिव हो, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है। तो वैकेंसी कम है तो रिजल्ट का जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो GK GS ही होने वाला है। अगर GK GS में आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, तैयारी किया है, तो आप ज़रूर जो है वो आपका रिजल्ट होने वाला है, ठीक ना। बाकी अगर कोई सवाल आउट ऑफ बॉक्स पूछता है, अनएक्सपेक्टेड पूछता है, तो सबके लिए है। आप पढ़े नहीं हैं, आप इतना पढ़ें उसके बावजूद भी आपको नहीं आ रहा है, तो जो नहीं पढ़ा होगा उसको कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो इन सब भी बातों को लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं भाई लेवल के बारे में। तो देखो, लेवल जो है वो मॉडरेट टू हार्ड रह रहा है, ईजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। किसी शिफ्ट में ईजी जो है वो आपको GK GS के सवाल नहीं पूछा है। डायरेक्ट सवाल किसी भी
शिफ्ट में नहीं पूछा गया है, घुमा फिरा कर सवाल पूछ रहा है। अब बताओ कि अभी तक वनडे एग्जाम में जितने भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा, अगर सवाल पूछा है आर्टिकल 51 से 51 से कि बताइए राष्ट्रीय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि का प्रयास राज्य करेगा, ये किस अनुच्छेद में है, तो आपने पढ़ा होगा 51। अब ये सवाल पूछा जा रहा है 51 का ए, 51 का बी, 51 का सी, 51 का डी, तो इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। तो आप इसको क्या कह सकते हो, ये कोई पढ़ कर जाता है? वो एक भी 51 का ए बी सी डी, हमको तो नहीं लगता है कोई पढ़ कर गया होगा, ठीक ना। तो इसलिए वो जो टफ सवाल आपको नज़र आ रहे हैं वो सबके लिए टफ है, तो उसको लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। तो करेंट अफेयर्स में लगभग 9 से 10 सवाल प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर से 4 से 5 सवाल जो है प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। साइंस सबसे कम वेटेज है भैया, साइंस अगर आप ध्यान अभी नहीं भी दोगे तो चल जाएगा काम, क्योंकि साइंस में 2 से 3 सवाल में वही केमिस्ट्री और बायो से ही पूछ रहा है। किसी किसी शिफ्ट में फिजिक्स से पूछ रहा है और फिजिक्स से वही ईजी सवाल पूछा जा रहा है, ठीक ना। बाकी अगर बात की जाए पॉलिटी, तो पॉलिटी भैया अच्छे से पढ़कर जाना है। पॉलिटी में 4 से 5 सवाल पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री में 4 से 5 सवाल प्रत्येक शिफ्ट में आपको पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी में जो है वो 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं और इसमें भी आपको इंडियन ज्योग्राफी पर फोकस करना है। इकोनॉमिक्स का बात किया जाए तो इकोनॉमिक्स में जो है वो 2 सवाल प्रत्येक शिफ्ट में आपको लगभग पूछा गया है और स्टैटिक जीके से 5 सवाल जो है वो प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है। यहाँ अगर बात की जाए आउट ऑफ बॉक्स में अगर बात की जाए तो कंप्यूटर से आउट ऑफ बॉक्स सवाल पूछा जा रहा है, ठीक ना, कंप्यूटर से, क्योंकि कंप्यूटर बहुत डीप में कोई पढ़कर नहीं जा रहा होगा, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारे जो है वो सब्जेक्ट होंगे और जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसी के बेस पे आपने तैयारी किया होगा, या फिर कोई भी आपको तैयारी कराएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही तैयारी कराएगा। तो इसके हिसाब से कंप्यूटर आप बेसिक पढ़ कर गए होंगे। तो यदि आपके पेपर में 5 सवाल पूछता है तो कम से कम बेसिक जो सवाल है आपको लगभग 2 सवाल आपको या 2 या 3 सवाल जो है आपको बेसिक नज़र आ जाएगा, जो कि आप आराम से कर सकते हो। बाकी के जो 1 से 2 सवाल है वो काफ़ी डीप में पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सबसे पहले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट पूछेंगे कि सर करंट अफेयर जो है वो किस ईयर का पूछ रहा है। तो देखिए करंट अफेयर्स का अगर बात की जाए तो आपको पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए, क्योंकि पिछले 6 महीने के करंट अफेयर से आपको लगभग 5 से 6 सवाल पूछा जा रहा है। 5 से 6 सवाल जो है वो आपको 2025 के करंट अफेयर से और दिसंबर 2024 से आप कर सकते हो। दिसंबर 2024 से लेकर मई 2025 तक 5 से 6 सवाल डायरेक्ट पूछा जा रहा है। और वही अगर 2024 यानी जो जुलाई 2024 से लेकर नवंबर 2024, एकदम पीछे नहीं, क्योंकि 1 साल का ही करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया था और वही पूछ रहा है। तो जुलाई 2024 से लेकर नवंबर 2024 के बीच आपको 2 से 3 सवाल वहाँ से पूछा जा रहा है। और बाकी किसी शिफ्ट में रेयर केस में आपको पिछले 2 या 3 साल पुराना करंट अफेयर्स वही 2022-23 कर सकते हो। तो किसी की शिफ्ट में 1 या फिर 2 सवाल पूछा है और वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है तब पूछा है, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि करंट अफेयर्स आप मतलब उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो फिर आप मैक्सिमम 2025 पे फोकस करना। और ये कहाँ से करना, तो यदि आपने पहले से करंट अफेयर्स अच्छा किया होगा तो उसको मैक्सिमम टाइम रिवीजन कीजिएगा, उसी को रिवाइज कीजिएगा। अंत में इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ करंट अफेयर्स पे। कल मेरा रेस्ट है, अभी ड्यूटी चल रहा है तो नाइट ड्यूटी में समय नहीं मिल पाता है भाई, क्योंकि होता क्या है कि नाइट ड्यूटी करने के बाद एकदम पूरा शरीर आलस हो जाता है। पूरे जो है वो 8 घंटे ड्यूटी करो 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, फिर पूरा दिन जो है वो इधर आलस से ही बीत जाता है। सोए जगो खाओ पियो फिर सुतो फिर ड्यूटी आओ, ऐसे करने में। तो कल मेरा रेस्ट है, PYR है, तो मैं ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा। वहाँ से हो सकता है कि डायरेक्ट सवाल पूछ दिए जाए। बाकी अगर आपने करंट अफेयर सही से नहीं पढ़ा है तो स्पीडी पब्लिकेशन को पढ़ लीजिएगा। 10 सवाल में डायरेक्ट जो है वो 6 से 7 सवाल स्पीडी पब्लिकेशन से पूछे जा रहे हैं। अभी भी मैं बता रहा हूँ, जब आंसर किया आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि 6 से 7 सवाल जो है वो 10 से 11 सवाल में डायरेक्ट आपको देखने को स्पीडी से मिलेगी, क्योंकि स्पीडी में 1-2 डाटा नहीं दिया है, काफ़ी डाटा दिया है। जब आप उसको अच्छे से पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक ना। बाकी यदि आपने पहले से पढ़ा होगा कोई किसी भी चैनल से या फिर आपके पास नोट्स होगा कहीं से पढ़कर, तो आप उसको मैक्सिमम टाइम रिवीजन कीजिएगा। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बाकी के सब्जेक्ट के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर बात किया जाए, आपको एक एक करके हम चलते हैं। कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में वही आपको बेसिक जो नॉलेज होता है, लैंग्वेज, रोम रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, साथ ही साथ जो MS वर्ड है, एक्सेल है, उसका शॉर्टकट की जो है, फुल फॉर्म है, ये सब आने चाहिए, ठीक ना। यहाँ तक आपको ज़रूर आना चाहिए। 5 सवाल में 2-3 सवाल यही से पूछेंगे। अगर बहुत डीप में जाता है तो भाई डीप में उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आपके पास टाइम भी नहीं है कि उतना डीप में जा पढ़ो आप। बाकी के जो है वो सेक्शन, बाकी के जो सब्जेक्ट है उसको आप ख़राब कर लो, ठीक ना। तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी साइंस में आपको केमिस्ट्री और बायो को जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड कराए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको दिए थे वही आपको पढ़ना है। फिजिक्स आप इग्नोर कर सकते हो, फिजिक्स से सवाल नहीं पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में 1 सवाल पूछ रहा है तो वो भी आप आराम से करके आओगे, ठीक ना। तो साइंस में आप फिजिक्स को नहीं देखना। बाकी पॉलिटी में बात की जाए तो पॉलिटी में
संविधान संशोधन, आर्टिकल, पंचायती राज, ये तीनों तो करके ही जाना है। संविधान संशोधन और आर्टिकल पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। सभी आर्टिकल को मैंने ट्रिक से भी याद करवाया है, संविधान संशोधन को भी ट्रिक से याद करवाया है, साथ ही साथ सबका रिवीजन भी करवाया है, तो उसको जरूर देखिएगा। बाकी जितने भी टॉपिक मैंने पॉलिटिक्स से बताए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वहाँ से जाकर एक बार चेकआउट कीजिएगा। बाकी अगर बात करते हैं हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में जो है वो आपको एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल, दक्षिण भारत के राजवंश, विदेशी आक्रमण, ये सब से सवाल पूछा गया है अभी तक। मिडाइवल हिस्ट्री में आपको सल्तनत काल और बात किया जाए तो मुगल काल से सवाल पूछा गया है। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी के रिलेटेड सवाल पूछा गया है, कांग्रेस के रिलेटेड सवाल पूछा गया है। हाँ, विद्रोह हुए हैं बहुत सारे, जो है आपको सन्यासी विद्रोह जैसे टाइप का, यानी जो आप कह सकते हो कि जनजातीय विद्रोह हुआ है, आप एक बार जरूर देखिएगा। 1857 की क्रांति से जो है वो अभी तक सवाल पूछा गया है। तो जो मैंने टॉपिक बताया है लगभग के सारे सवाल यानी 90% सवाल तो उन्हीं सभी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। भले हो सकता है किसी जो है वो टॉपिक से थोड़ा डीप में सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन टॉपिक तो वही है भाई। अब 1857 की क्रांति में अगर कोई डीप में सवाल पूछ दे तो वही बात की बात है, वो तो एग्जामिनर के माइंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन टॉपिक तो वही है ना, जो मैंने आपको जो है वो छाट कर सभी टॉपिक दिया था, सब तरह से कट पीट करके टॉपिक दिया था कि इन्हीं सभी टॉपिक को पढ़ लीजिए, वही उन्हीं सभी टॉपिक से आपके पेपर में सवाल पूछा जा रहा है। बाकी अगर ज्योग्राफी का बात किया जाए तो ज्योग्राफी में आप इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी मैंने टॉपिक बताए थे उस पर फोकस कीजिएगा। आप बाकी के जो वर्ल्ड ज्योग्राफी बच जाता है या फिर फिजिकल ज्योग्राफी, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक ना। हो सकता है तो एक दो सवाल पूछ दे वहाँ से, तो आप आराम से कर दोगे, ऐसा सवाल पूछ रहा है। बाकी इकोनॉमिक्स का बात किया जाए तो इकोनॉमिक्स में आपको जो पंचवर्षीय योजना हो गया या फिर जो करंट अफेयर्स रिलेटेड डाटा जो है उसके आधार पर इकोनॉमिक्स में सवाल पूछ रहा है, तो आप इसको देख लेना। इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है, वहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। और स्टैटिक जीके में बात की जाए तो स्टैटिक जीके से वही 5 सवाल पूछा जा रहा है, जो मैंने अभी टॉपिक आपको बताए थे स्टैटिक जीके में, तो वहाँ से सवाल पूछा जा रहा है, ठीक ना। वो मैं आपको टॉपिक एक बार दिखा भी दे रहा हूँ, टॉपिक यहाँ है, टॉपिक एक बार देख लो, टॉपिक आप एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। इन्हीं सभी टॉपिक से जो आपके पेपर में सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ फिजिक्स का मैंने टॉपिक लिया है तो फिजिक्स को आप इग्नोर कर सकते हो। कंप्यूटर में ये मैंने आपको बताया था। हिस्ट्री में ये सभी टॉपिक से लगभग एक दो सवाल सभी शिफ्ट में पूछा है। जियोग्राफी में ये ऊपर के जो है ना, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, यहाँ से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। 1-2 सवाल जो है वो पूछा गया है, ये सब वर्ल्ड जियोग्राफी या फिर फिजिकल जियोग्राफी के टॉपिक है। बाकी का पॉलिटी के ये सभी टॉपिक को पढ़ लेना। इकोनॉमी में जो है आप इस सभी टॉपिक को पढ़ लेना, और भी जो है वो आप इसको टॉपिक को पढ़ सकते हो। तो बाकी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आगे जिनका भी पेपर है बहुत अच्छा करके आप आइएगा। अगर आपका शिफ्ट हार्डर होता है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने वाला है, क्योंकि इस बार जीके जीएस ने सबकी हालत जो है वो पंचर करके रखा है, सबकी हालत जो है वो ख़राब करके रखा है। और अभी तक जिनका पेपर हो गया है उनको भी यही सलाह है, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो पेपर दिए हैं आप अपने से बेस्ट करके आए हैं। अगर मान कर चलिए कि पेपर खराब गया होगा तो अभी आपका पेपर अंडर ग्रेजुएट लेवल का होने वाला है, आपको पता चल गया होगा पैटर्न, लगभग यही पैटर्न आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला का भी रहने वाला है, उसका भी होने वाला है यही लेवल, तो आप उसी के बेस पर तैयारी जरूर कीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।